हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं साइंस का। ठीक है, इसके जो है वो 2 पार्ट हम ऑलरेडी जो है वो पिछली क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन पर जो है वो क्वेश्चन का डाउट मुझे बता सकते हो कि हमें इस नंबर क्वेश्चन पर जो है वो डाउट है। आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, तो जिन्होंने पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा है, उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आप लोगों को जो है इसका लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आप लोगों को दे दूंगी। और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से चैप्टर्स हैं जो कि सिलेबस में जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए जो सिलेबस साइंस का दिया हुआ है, उसकी जितनी भी क्लासेस है 60 से ऊपर क्लासेस हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। कई क्लासेस को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि ये वाली क्लास है, तो ये वाला जो चैप्टर है, हमारे चारों तरफ के जो मैटर हैं, पदार्थ हैं, सराउंडिंग में जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के या हमारे चारों तरफ के पदार्थ जो है, ये हमारे पास जो है वो चैप्टर का नेम है। ठीक है, इसमें हम सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन है ना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें इस तरीके की हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपके पास स्क्रीन में है, इस तरीके से डिफरेंट जो भी आपके पास मॉडल है, किसने क्या मॉडल दिया है उनके बारे में, किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोटोप, आइसोबार, बहुत सी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। एटॉमिक मास है ना, आणविक द्रव्यमान है, वैलेंसी किसी चीज़ की कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताई जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की इस क्लास को। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे उनको देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट, जो ये साइंस का सिलेबस करवाया जा रहा है जेबीटी और पटवारी के लिए, वो भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा आज का क्वेश्चन, हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि हु प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बारे में भी हम जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। तो ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है ना, इसका जो आपने तरबूज के बारे में सुना है ना, तो तरबूज की संरचना आपने देखी होगी। जैसा एक तरबूज होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर एक मॉडल आपको जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले आंसर पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा जे थॉम्पसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लम पुडिंग मॉडल में। आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपके पास मान लो कि एक तरबूज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि इस तरबूज के अंदर, ये तरबूज है ना, आधा तरबूज मैंने इसको आपको काटा हुआ दिखाया यहाँ पे। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इस तरीके से जैसे बीज होते हैं ना उसके अंदर, तो वैसे ही तरबूज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ये इस प्लम पुडिंग मॉडल में जे थॉम्पसन ने बताया है। ठीक है, तो परमाणु की संरचना को समझने का एक शुरुआती जो वैज्ञानिक मॉडल अगर बोला जाए, वो किसने दिया है, वो प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉम्पसन ने दिया है। और कब दिया था ये वाला मॉडल, ये दिया था 1904, 1904 में दिया था। ठीक है, इसके द्वारा जो है वो थॉम्पसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जो है वो इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ। वैसे तो ये जो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे तरबूज दिख रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस मॉडल की अगर हम बात करें, जो जे थॉम्पसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया है, इसमें जो पॉजिटिव आवेशित कणों का एक गोला है, परमाणु जो है, परमाणु, इसमें पॉजिटिव आवेशों का गोला है, लेकिन जिसमें जो ये यहाँ पे मैंने बीज आपको बताए, ये जो है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आवेशित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसमें वैसे ही धंसे होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी केक के अंदर जो है वो सूखे मेवे को डालते हैं, या पुडिंग होती है, पुडिंग यानी कि जो खीर हम बनाते हैं ना, उसके अंदर मेवे डालते हैं ना, तो उस तरीके से। तो यानी कि इसको तरबूज के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। केक या पुडिंग के अंदर जो है हम सूखे मेवे जैसे बिखरे हुए होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको बिखरे हुए दिखते हैं। ठीक है, परमाणु का यहाँ पे जो अगर हम बात करें, इन्होंने जो यहाँ पे ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया है जे थॉम्पसन ने, परमाणु का जो मैक्सिमम भाग होता है ना, वो होता है धनावेशित, यानी कि पॉजिटिव वहाँ पे आवेश देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जिस पर पूरा द्रव्यमान समान रूप से फैला हुआ होता है,
ये आपने याद रखना है। और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित गोले में इस तरह जड़े होते हैं कि परमाणु जो है वो न्यूट्रल हो जाता है और कुल धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के यहाँ पे बराबर हो जाता है। तरबूज का मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। तरबूज का लाल रंग और खाने वाला जो भाग होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर जो आपको काले बीज यहाँ पर दिखते हैं तरबूज के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए जो प्लम पुडिंग मॉडल है। आपने बुक्स में इस तरीके से भी देखा होगा सर्कल में, और यहाँ पे नेगेटिव आपको जो है वो यहाँ पर आयंस जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शो किए गए होंगे, और यहाँ पे येलो येलो ये दिखेगा पार्ट। ठीक है, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल है, जे थॉमसन ने 1904 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, जो परमाणु का केंद्रीय भाग है उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, शेल, न्यूक्लियस या ऑर्बिट, तो उसको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोई भी एटम है यहाँ पे तो उसके सेंटर में होता है यहाँ पर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाहर इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं जिसका चार्ज जो है वो नेगेटिव है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्टिकल हैज मैक्सिमम मास अलोंग सब एटॉमिक पार्टिकल, उपपरमाणिक जो यहाँ पे उप परमाणविक कणों में सबसे अधिक द्रव्यमान जो है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का? तो पार्टिकल में मैक्सिमम मास बोला जा रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, तो वो होता है न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, तो परमाणु के जो है वो 3 प्रमुख कण होते हैं, जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम द्रव्यमान है वो होता है आपके न्यूट्रॉन का। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, जो न्यूट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम जो है वो होता है। 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 जो है वो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। ये आपने याद रखना है। वहीं पर अगर हम प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन का कितना होता है, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 आपको जो है वो प्रोटॉन का देखने को मिलता है। किलोग्राम आप ऐड करेंगे। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का होगा 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये जो है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। जो प्रोटॉन का लगभग 1/1836वां हिस्सा होता है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो अधिक द्रव्यमान है यहाँ पे अमंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उप परमाणविक कणों में वो होता है न्यूट्रॉन का। एक इसमें याद रखना आपने, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, दोनों में जो है वो क्वार्क्स प्रेजेंट होते हैं। क्वार्क्स से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, प्रोटॉन में 2 होते हैं, एक अप और डाउन क्वार्क होता है, जबकि न्यूट्रॉन में एक अप और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। और जो डाउन क्वार्क होते हैं ना, उनका जो द्रव्यमान है वो अप क्वार्क से थोड़ा अधिक होता है। इसीलिए जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इतनी चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलते हैं। और ये वाला जो यहाँ पे मैंने वेट आपको बताया, द्रव्यमान बताया, ये भी पता होना चाहिए। -31 लगती है इलेक्ट्रॉन पे और -27 होती है आपकी ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। बस इसकी डिजिट याद रखना, 1.67 तक सेम है। न्यूट्रॉन में 49 होता है और वहीं पर जो प्रोटॉन है उसमें 26 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नीदर फिक्स्ड शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, किस अवस्था का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गैस का कोई भी शेप नहीं होता है, कोई भी आयतन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम, कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो सबसे कम किस में होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे ज़्यादा तो सॉलिड्स में है, गैसेस में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में, तो सबसे कम गैसेस में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच प्रोसेस अकर्स व्हेन अ गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। जब जो है वो गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, फ्यूजन या इवेपोरेशन। तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोई चीज़ है वो गैस है, गैस के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो निक्षेपण कहा जाएगा, डिपोजिशन कहा जाएगा उसको। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड। द्रव को गैस में बदलने हेतु आवश्यक जो गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है जब भी आपने लिक्विड को गैस में बदलना है, तो उस गुप्त ऊष्मा जो है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। तो उसको जो है वो कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको कहा जाएगा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर भी वाष्प की बात आती है वहाँ पे वेपर्स आपने याद रखना है। तो वही चीज़ आ गई कि जब आप जो है वो गैस में कन्वर्ट करें और लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करें, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। यह वह ऊष्मा ऊर्जा होती है जो नियत ताप पर 1 किलोग्राम द्रव को पूरी तरह से गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है। कोई भी आपका 1 किलोग्राम जो है वो लिक्विड है यानी कि द्रव है, उसको आपने जो है वो गैस में बदलना है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी को उसी ताप पर जो है वो भाप में बदलना है अगर, तो उसको जो है वो क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन। ताप बढ़ने पर जो विसरण है वो क्या होगा। जैसे कि हमने कहा सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, गैसेज में होता है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है, स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा, इंटरमोलिकुलर स्पेस वहाँ पे ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वहाँ पे बहुत वीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इन जो डिफ्यूजन कब बढ़ता है, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे अगर टेम्परेचर को, तो डिफ्यूजन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फैक्टर डिक्रीजेज इवेपोरेशन। जो वाष्पीकरण है उसको कम कौन करता है। हाई टेम्परेचर अगर कर दोगे आप तो क्या वाष्पीकरण कम हो जाएगा। विंड की स्पीड को अगर आप बढ़ा दोगे तब क्या कम हो जाएगा। लार्ज सरफेस एरिया, अगर आप सतह का जो क्षेत्रफल है उसको अगर आप बड़ा कर दोगे तब क्या जो है वो वाष्पीकरण जो है वो यहाँ पे ये वाष्पीकरण को कम करेगा। या हाई ह्यूमिडिटी होगी, अधिक आर्द्रता होगी, आर्द्र होगा, सूखा होगा, तब जो है वो इवेपोरेशन को कम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे अधिक आर्द्रता होती है, आर्द्रता होगी, वहां पर जो इवेपोरेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाई डज स्वेटिंग कूल आवर बॉडी। पसीना हमारे शरीर को ठंडा क्यों करता है। कंडेंसेशन की वजह से। इवेपोरेशन जो है वो हीट को एब्जॉर्व कर देता है, फ्रीजिंग या मेल्टिंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो इवेपोरेशन है यहाँ पे वाष्पीकरण है वो हीट को जो है वो एब्जॉर्व कर देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है या फिर जो है कॉपर एंड आयरन का है, उसके अलावा आयरन और कार्बन का है या फिर गोल्ड और सिल्वर का है ब्रास। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कॉपर एंड जिंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये कॉपर और जिंक का जो है वो मिश्रण है ब्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो एक टाइप की सब्सटेंसेस से बना हुआ है, समांगी मिश्रण। रेत और पानी, तेल और पानी, नमक का विलयन, धुआं। तो इसमें एक टाइप का क्या है, तो जो घुल जाता है जो बिल्कुल, तो रेत और पानी अलग अलग रह जाएंगे, तेल और पानी भी अलग अलग रह जाएंगे। तो यहाँ पे होमोजीनियस के अंदर आता है जो सॉल्ट सोल्यूशन है, पूरी तरह से मिल गया, घुल गया, आप उसको पहचान नहीं सकते हो, तो ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मोक किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है मिक्सचर से बना हुआ है या किससे, तो ये कोलाइड का एग्जाम्पल है। इसमें हमने बात की थी जो आपका मिल्क है, जो फॉग है और उसके अलावा जो स्मोक है, ये किसके एग्जाम्पल है, कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट वेपर इनटू लिक्विड। जो वेपर्स होते हैं अब उनको आप किस में चेंज कर रहे हो, लिक्विड में चेंज कर रहे हो, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उसको कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। जब आप जो है वो किसको चेंज कर रहे हो, यहाँ पे वेपर्स को जो है वो लिक्विड में चेंज करने को जो है वो कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट है 1 मोल कंटेन। 1 मोल जो है वो कितने पार्टिकल्स को कंटेन करता है, तो करेक्ट आंसर होगा 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स जो है वो 1 मोल जो है वो कंटेन करता है।
एवोगाड्रो नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ये एवोगाड्रो नंबर है। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम का क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर आपको जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, फिर आप उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? वो होता है 13 एल्यूमिनियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल कर आ जाएगी? जैसे आपको पता है कि के शेल में 2 होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है वो एल सेल में जो है वो 8 होते हैं। तो कितने हो गए? 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 के अलावा हमें कितने की ज़रूरत है? 3 की ज़रूरत है। और इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है अभी भी जो है हमें बहुत से जो है चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा है तो वही एक्स्ट्रा यहाँ पे वैलेंसी बन जाएगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3 जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो सूत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम इज, परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार कैसा होता है? तो परमाणु की तुलना में नाभिक का साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। नाभिक परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार वेरी स्मॉल, ऑप्शन बी, परमाणु का साइज बड़ा होता है, नाभिक का छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है वो केंद्रित होता है। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट, न्यूक्लियस या शेल? तो न्यूक्लियस में होता है परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले इसमें जो है वो 2 होंगे, फिर 2 के बाद यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 4। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन, जो कार्बन की वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे अभी निकाली थी, तो 2 और 4 हमने निकाला था। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, 4 जो है इसकी वैलेंसी है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है? आइसोटोप और आइसोबार का मैंने बताया था, जिसमें जो है वो सेम मास नंबर होता है। एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। तो जिसका जो है वो एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है उसको बोला जाता है आइसोटोप, और जिसका जो है वो मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको कहा जाता है आइसोबार। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि किसका जो है वो एटॉमिक मास जो है मास नंबर जो है सेम मास नंबर है, तो सेम मास नंबर होता है आइसोबार का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस, अगर आपने मेडिकल डायग्नोसिस करना है, चिकित्सीय निदान करना है किसी का, तो कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है, या फिर जो है वो कार्बन 12 यूज़ किया जाता है, या कार्बन 16 यूज़ किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन 16 सॉरी, या फिर सोडियम जो है 23 यूज़ किया जाता है? कौन सा यूज़ किया जाता है? तो डायग्नोस करने के लिए जो है रेडियो आइसोटोप वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन फॉर बोथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए जो है पर्टिकुलरली अगर किसी को थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं। अगर किसी को थायराइड ग्लैंड में जैसे थायराइड कैंसर है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसके लिए हम आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं, और यही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम कार्बन 12 की बात करें, ऑक्सीजन 16 की बात करें, ये स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, नॉट यूज्ड एज रेडियो एक्टिव ट्रैकर्स इन मेडिकल डायग्नोसिस में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। और सोडियम 23
ओनली स्टेबल आइसोटोप है सोडियम का। याद रखिएगा, सोडियम जो है स्टेबल आइसोटोप ऑफ सोडियम अगर बोला जाए तो सोडियम 23 है। और वाइल रेडियो एक्टिव जो सोडियम आइसोटोप है लाइक Na24 कैन बी यूज्ड एज ट्रैकर्स, इनको हम जो है वो ट्रैकर्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सोडियम 23 इज़ नॉट यूज फॉर दैट पर्पज़। लेकिन अगर वहीं पर अगर सोडियम Na से सोडियम को डिनोट करते हैं ना, सोडियम 24 होता तो उसको हम जो है वो ट्रेसर्स के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन सोडियम 23 को नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो है वो एक स्टेबल आइसोटोप है सोडियम का, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर तो 1 ही है। नेक्स्ट है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 14। कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर जो है इसका कितना होता है 14। याद रखिएगा इस चीज़ के। तो आपको जो है वो फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कार्बन 14 में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 8 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, हमें पता है कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और मास नंबर कितना है 14। याद रखिएगा, जब भी आपको जो है वो द्रव्यमान निकालना हो तो आपको यहाँ से हेल्प हो जाती है। ठीक है, कार्बन 14 में हम क्या करते हैं, जो हमारा द्रव्यमान है ना, यानी कि जो मास नंबर है, मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना आ जाएगा 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, वो होगा 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी है तो। ठीक है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, उसको Z से हम डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पे पता चल गया। इसका मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन है। जितने एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इसमें इतने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, जो अमोनिया, अमोनिया हुआ आपके पास NH3। NH3 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमें जो सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला आपके पास गिवन है NH3। ठीक है, NH3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो परमाणु है, इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, कितने नाइट्रोजन की बात हो रही है, 1 नाइट्रोजन है। वहीं पर हाइड्रोजन की कितने की बात हो रही है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इनका हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान हमें निकालने को बोला है ना, तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है। मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास क्या बोला है, जो सोडियम है, तो सोडियम NH3 में, सोडियम नहीं सॉरी नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितनी नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है ना, तो 1 गुणा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का वो कितना होता है 14। तो 1 नाइट्रोजन के साथ 14 उसका जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितनी है, 3 हाइड्रोजन है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना है 1। तो इनको सारों को करेंगे 14 × 1 = 14 + 3 × 1 = 3, तो तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17 है। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए और साथ में जो है वो एटॉमिक मास पता होनी चाहिए, तब आप जो है वो यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आप सॉलिड्स को ये कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड्स में, फिर जो है उसके बाद वीक होगी लिक्विड में, सबसे ज़्यादा जो वीक होगी वो होगी गैसेस में। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये कैसी है, इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं कर सकते हम इसको, असंपीड्य बोला जा रहा है। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि ये जो है वो जैसे यहाँ पे है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं आपके यहाँ पे, जो भी यहाँ पे इसमें पार्टिकल्स हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सही से रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा बोला जा रहा है कि कोलाइड शोज टिंडल इफेक्ट। जो कोलाइड्स हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको फॉग पूछा जाए है ना, स्मोक पूछी जाए, तो वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्यों? और ये जो रीज़न बोला जा रहा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, बिखेरते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों जो है वो बिल्कुल सही है, बोथ ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन
फ्लो इजीली, पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं आसानी से बह सकती हैं? सिर्फ सॉलिड, सिर्फ लिक्विड, गैसेस सिर्फ, या लिक्विड एंड गैसेस? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लिक्विड और गैसेस दोनों जो है वो आसानी से फ्लो कर सकती हैं। ओनली अगर नहीं लगा होता बाकियों में तो हम बाकियों के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स एंड गैसेस मूव, गैसों में कण जो है वो चलते हैं, तो वो कैसे चलते हैं? जो गैसेस हैं उनमें कण जो है वो रेंडमली एट हाई स्पीड से चलते हैं, अनियमित रूप से उच्च गति से चलते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो है वो ज़्यादा स्पेस नहीं होता है ना, बहुत दूर दूर जो है वो यहाँ पे इनके पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में, तो ये बहुत ही हाई स्पीड से चल सकते हैं। वहीं पर ये जो आपके सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं इनमें कम स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। नेक्स्ट है, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, अगर कोई चीज़ सॉलिड में है जैसे कि आपकी बर्फ़ है, वो लिक्विड में यानी कि पानी बन रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको मेल्टिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे जिसमें कोई सॉलिड है और वो लिक्विड में चेंज हो रहा है? जैसे कि बर्फ़ से मैंने पानी की बात की, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या ड्यू पॉइंट? उसको कहा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बर्फ़ जो है वो पानी बन रहा है तो वो मेल्ट हो रहा है, गल रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच प्रोसेस एब्जॉर्व हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, कौन सी प्रक्रिया वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर रही है, एब्जॉर्व कर रही है? कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन या डिपोजिशन? तो वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर रही है, उसको इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मैथड इज यूज टू सेपरेट एल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और पानी को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? फिल्टरेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन या सब्लिमेशन? तो अल्कोहल को पानी से अलग करने को डिस्टिलेशन कहा जाता है, आसवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, नमक के विलयन से शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नमक का विलयन है, नमक का घोल है, उससे हमें प्योर वाटर को अलग करना है, उसको डिस्टिलेशन कहा जाता है, आसवन कहा जाता है। यही मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया था कि अल्कोहल को पानी से अलग करना, नमक के विलयन से शुद्ध जल प्राप्त करना, दोनों ही डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल हैं। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड बाय, दही से मक्खन अलग करना, उसको क्या कहेंगे? उसको मंथन कहा जाता है। बोला जाता है ना दही को मंथना है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चर्निंग इसको बोला जाएगा। ब्लड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ब्लड जो है एक कोलॉइड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? एटॉमिक मास, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर या डेंसिटी? तो किसी परमाणु की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको वैलेंसी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज़ को। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो हम इसको कैसे देखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए? 10। उसके बाद कितने होंगे? 7। तो 7 यहाँ पे कितने की कमी आपको लग रही है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? तो इसमें कमी कितने की है? एक्स्ट्रा, अगर थोड़े से एक्स्ट्रा ना, 1 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा, तब तो हम उसको बोल सकते हैं, तब वो होगा। लेकिन 7 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, 7 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 की कमी है ना, तो क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी होगी? यहाँ पे 1 होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है? तो NaCl जो है। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र है यहाँ पे इसका, NaCl का। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, तो मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? मीथेन किसको लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। CH4 को जो है वो मीथेन कहा जाता है। ये जो यहाँ पे मीथेन है, मीथेन जो है वो सिंपलेस्ट एल्केन भी मीथेन को बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम बॉन्डेड फॉर 4 हाइड्रोजन के साथ में, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में एक कार्बन एटम यहाँ पे बॉन्ड होता है, इसीलिए CH4 को हमने क्या कहा? यहाँ पे मीथेन कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट हैज़ वैलेंसी 0, किस तत्व की
जो संयोजकता है वो शून्य होती है, तो हीलियम की जो संयोजकता है वो शून्य होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इसकी संयोजकता 0 है। रीज़न भी इनके पीछे जान लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि जो अगर हम बात करें इसके के शेल में, तो हमें पता है कि के शेल में जो है वो आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि इसका अगर हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है ना। तो के शेल में मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, कितने आने चाहिए इसमें सेल, तो इसमें 2 आने चाहिए, है ना। तो 2 तो यहाँ पे पूरे पूरे आ रहे हैं। बाहरी कोश में हीलियम में के एकमात्र कोश में अधिकतम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये जब ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ना इसको कमी है ना इसके पास अधिकता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। पूर्ण कोश होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्टेबल है, इसको किसी की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई लेन देन नहीं है। जब ये स्थिर होने की वजह से हीलियम को रासायनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन साझा करने, खोने या प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो है एक नोबल गैस है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, इसकी जो वैलेंसी है वो 0 है, क्योंकि इसके जो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और किसी की ज़रूरत इसको नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्टिकल इज लाइटेस्ट अमंग द फॉलोइंग, सबसे हल्का कण कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का कण होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, यहाँ पे सबसे हल्का कण है, ठीक है। अब सबसे भारी, सबसे हल्का, सब ये आपको पता होना चाहिए। तो सब इन कणों में सबसे हल्का कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, आपको पता चल गया। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे द्रव्यमान हमने पीछे जो है वो डिस्कस कर लिया था, 9.109 इंटू 10⁻⁻31, बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला गया है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखो, एक होता है अल्फा कण, एक होता है जैसे यहाँ पे, तो अल्फा कण का द्रव्यमान अगर देखा जाए तो 6.64 इंटू 10⁻⁻27 है, और ये इससे भी नेगेटिव में है 31। तो सबसे भारी अगर बोला जाता कि सबसे भारी कौन सा है, तो अल्फा पार्टिकल होने थे। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का हो जाएगा द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। वहीं पर अगर न्यूट्रॉन की बात होती तो न्यूट्रॉन का होता 1.675 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि किसका जो है वो कितना यहाँ पर द्रव्यमान है। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन का है और सबसे भारी जो है वो अल्फा पार्टिकल्स का है, -27, 6.64 सबसे ज़्यादा है। बाकियों में 1 पॉइंट है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, अल्फा पार्टिकल्स में जो है वो 6.64 है। इसीलिए आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1836वां भाग होता है, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था, ठीक है। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का इतना होता है। इसी कारण यह परमाणु के अन्य कणों की तुलना में नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। तो इतना आपको सबका द्रव्यमान पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जा सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इतना है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब है इतने प्रोटॉन्स इसके पास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो मास नंबर है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, Z से, N से, A से या M से। तो मास नंबर को हम जो है वो A से डिनोट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड, देखो मास नंबर को डिनोट किया हमने A से, और वहीं पर अगर एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, Z से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, 12 है। तो एटॉमिक नंबर 12 है तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, के शेल में 8 2 हो गए, एल सेल में 8 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, कितने एक्स्ट्रा की जरूरत, कितने एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं यहाँ पे, 2। तो 2 क्या हो जाए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहीं पर अगर आपसे वैलेंसी पूछी जाती तो वैलेंसी 2 होनी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हो गए आपके पूरे 12, 8 और 2 10, 2 12। तो मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हैं, Mg जो है वो मैग्नीशियम के लिए लिखा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम की बैलेंसी अभी मैंने आपको बता दी थी पीछे कि किस तरीके से, 2 8 और 2,
तो कितने एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, 2 एक्स्ट्रा हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, अभी 6 की ज़रूरत है, ठीक है। तो 6 तो वैलेंसी हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 2 जो है एक्स्ट्रा हुए यहाँ पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन हैज़ हाउ मेनी आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोटियम को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे 1 1 1, यानी कि यहाँ पे एक ही आपके पास जो है वो प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। वहीं पर अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो यहाँ पर जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। वहीं अगर ट्रिटियम की बात करें तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो 2 है और एक न्यूट्रॉन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों है, हीलियम नहीं है। हीलियम जो है अपने आप में जो है एक क्या कहेंगे इसे, जैसे आपके पास कार्बन है वैसे ही आपके पास हीलियम जो है अलग आता है, ठीक है। आइसोबार हैव सेम। आइसोबार में क्या सेम होता है? आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम 23। सोडियम 23 में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं सोडियम 23 में, ये आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, यहाँ पे इसका सोडियम को क्या लिखा जाता है, Na। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। तो इसका जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो होते हैं 12। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए मैंने अभी भी आपको पीछे बताया था, जब भी हमें न्यूट्रॉन निकालना है, यहाँ पे तो क्वेश्चन गिवन है कि कितना एटॉमिक नंबर है, पर आपको खुद से याद होनी चाहिए ये चीज़। फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि सोडियम का कितना होता है, 11। वहीं पर अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन्स यानी कि n, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर है और जो आपका मास नंबर है यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या को यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो आप 23 से जो है वो 11 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो याद रखना कि सोडियम का जो मास नंबर है वो 23 है और एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो आवर्त सारणी में 11वें स्थान पर है, तो वही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। H2O आपके पास जो है वो वाटर है, तो कितने हाइड्रोजन की बात हो रही है, एक हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और उसके अलावा कितनी ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है आपके पास, एक नहीं है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 1। अब आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आंसर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो आपको पता होना चाहिए, तो एक ही होता है, एक को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 16, तो कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि गैसेस फिल द एंटायर कंटेनर। गैसें पूरे पात्र को भर देती हैं। पार्टिकल्स एंड गैसेस मूव फ्रीली। क्यों? क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव करते हैं। तो क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। बोथ ट्रू एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जो रीज़न है ना वो आपका जो कथन है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैसेज हैव जीरो वैलेंसी। नोबल गैसेज में कोई भी जो है वो यहाँ पे संयोजकता नहीं होती है। अभी हमने हीलियम की भी बात की, जीरो वैलेंसी होती है उनकी, क्योंकि देयर आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीट। उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं ना वो कंप्लीट होते हैं, उनको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी जनरली। सबसे घनत्व जो वाली जो अवस्था है, घनत्व किस में सबसे अधिक होगा? सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो है वो घनत्व है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इसमें जो है वो बहुत कम होता है क्योंकि। नेक्स्ट है लिक्विड हैव। लिक्विड की क्या होती है? लिक्विड की जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट शेप फिक्स नहीं होती है। जिस मर्जी बर्तन में आप डालो वो वैसी शेप ले लेता है। तो आयतन तो फिक्स है लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। लिक्विड से किसी चीज़ को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मेल्टिंग कहेंगे? नहीं, मेल्टिंग होता अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही।
फ्रीजिंग होता लिक्विड से सॉलिड में, बिल्कुल फ्रीज हो रही है, जैसे आपने बर्फ से जो यहाँ पे पानी से आपने सॉलिड यानी कि बर्फ बनाया उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच प्रोसेस रिलीजेज हीट, कौन सी प्रक्रिया जो है वो ऊष्मा छोड़ती है। जब इवेपोरेशन होता है, वेपर्स बनते हैं, तो वो क्या ऊष्मा को छोड़ेगी। जब कोई मेल्टिंग होती है, मेल्ट हो रही है कोई चीज़, तब वो ऊष्मा को छोड़ेगी। किसी चीज़ की कंडेंसेशन हो रही है, सब्लिमेशन हो रही है, तो कंडेंसेशन यानी कि संघनन जो है उस टाइम पे हीट रिलीज होती है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, संघनन यानी कि कंडेंसेशन के बारे में। एक तो कंडेंसेशन होता क्या है, अब अभी देखो हमने दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा ना, कि जब जो लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड को अगर हम कर रहे हैं, है ना, यानी कि पानी से आपने सॉलिड को किया तो फ्रीजिंग बोला। वहीं पर अगर सॉलिड से लिक्विड हम बोलते तो वो मेल्टिंग हो जाता है ना, कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो वो मेल्ट हो रही है। अब यहाँ पे जब जो है वो यहाँ पे जब कोई गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, यानी कि गैस से आप किसी चीज़ को जो है वो क्या बना रहे हो, यहाँ पे लिक्विड में ला रहे हो, तो उसको कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से जो है वो तरल अवस्था में जाता है। तो जब कोई गैस है बन गई है वो, उसके बाद उसको आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो, तो संघनन के दौरान हम बोल रहे हैं कि पदार्थ ऊष्मा को बाहर निकालता है, रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए यह कैसी प्रोसेस है, यहाँ ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक यानी कि टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा, तो ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और इस दौरान जो निकलने वाली ऊष्मा होती है उसको क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा संघनन के दौरान की जब हम बात कर रहे हैं, जब जो है वो हीट बाहर निकल रही है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। यही कारण है कि जब उबलते पानी की तुलना में भाप से जलने पर जो है हमें अधिक दर्द होता है, ठीक है। जब उबलते पानी की अगर हम बात करें या उससे ज़्यादा लगेगी या भाप से, तो भाप से हमें ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि भाप त्वचा पर संघनित होते समय अतिरिक्त ऊष्मा जो है वो छोड़ता है। इसीलिए ये जो है यहाँ पे इस चीज़ के अंदर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन कैल्विन स्केल, ये भी मैंने आपको बताया था। कैल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, तो 373 कैल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी, कैल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितने पे बॉइल होगा, कैल्विन पे, 373 कैल्विन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट, तो कौन इनमें से टिंडल इफेक्ट शो करता है। मिल्क जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, स्मोक, आपका फॉग, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन आर, जो सच्चे सोल्यूशन होते हैं उनके कण होते हैं विजिबल टू नेकेड आइज, सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, वेरी स्मॉल इन साइज, इजीली फिल्टर्ड। तो जो ट्रू सोल्यूशन है इनके जो साइज़ होता है ना वो कैसा होता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ट्रू पार्टिकल्स का, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे। नेक्स्ट है सस्पेंशन इज अ, जो निलंबन होता है, निलंबन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर है, या फिर जो है प्योर सब्सटेंस है या कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हिटेरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। विस्मांगी मिश्रण बोला जाता है इसको, कैसा, विस्मांगी मिश्रण कहा जाएगा, जिसमें ठोस के छोटे कण या द्रव या गैस में घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में फैले रहते हैं वो, लेकिन वो घुलते नहीं हैं, द्रव या गैस में घुलते नहीं हैं, जो इसके छोटे जो ठोस के जो छोटे कण होते हैं, ठीक है। कणों का साइज क्या होता है, इनके कणों का साइज जो है वो बड़ा होता है, जैसे कि 1000 नैनोमीटर से जो है वो बड़ा होता है, जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। यदि मिश्रण को कुछ समय के लिए हम छोड़ दें तो ठोस जो है वो कण नीचे बैठ जाते हैं, और निलंबन के कण जो है वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई देने लगता है, और इनके कणों को फिल्टर पेपर की हेल्प से हम मिश्रण से अलग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण होता है, हवा के धूल के कण होते हैं, पानी में चॉक पाउडर का घोल अगर हम मिला दें तो वो हिटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिटेरोजेनस मिक्सचर, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एयर है, सैंड एंड वाटर है, तो सैंड और वाटर जो है ये जो है वो क्या हो जाएगा, आपका विस्मांगी मिश्रण है, क्योंकि ये घुलता नहीं है, बाकी एक दूसरे के अंदर घुल जाएंगे। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एन एटम इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि,
विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है? कि न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं इसमें, या न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं न्यूट्रॉन के, या प्रोटॉन एब्सेंट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं आपके एन एटम। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इसीलिए जो एटम्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इससे नेक्स्ट जो है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करेंगे कि आपका नेक्स्ट जो है वो एक ही क्लास में जो है वो ये सारी चीज़ें कवर हो पाए। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहा है और आज जो है जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्लास जो है वो देखी है, तो आप लोगों के पास जो है वो टाइम बहुत कम है, पेपर कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी क्लासेस है 60 से ऊपर आप लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं, पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही आराम से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ में चीज़ें समझाई जा रही हैं। जितनी भी क्लासेस है उस पर आप देखोगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सारी की सारी क्लासेस को आप वहाँ से देख सकते हो, और आपका साइंस का आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा साइकोलॉजी वाला पोर्शन, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी, जिस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, पूरी हिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। और आप लोगों ने बताना है अभी 1 से 2 चैप्टर आपके बाकी बचे हुए हैं और आपका साइंस का सिलेबस पूरा हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 क्लासेस आप टोटल लेके चलिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको और क्लास चाहिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और उसमें भी मैं आप लोगों को इसी तरीके से जो है आगे पूरी चीज़ें जो है वो करवाऊंगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको क्लास जो है वो देखने को मिल जाती है, आप आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।